आपको क्या लगता है पिछले 12 साल में क्या चीजें हैं जिसने या तो ईज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करी है या फिर एक ग्रोथ इंजन को हेल्प करी है ग्रो करने में? तो जहां 75 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, आज 160 एयरपोर्ट्स हैं। लगभग 47,000 किलोमीटर्स ऑफ रेल लाइंस हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड। जो 400 किलोमीटर्स का मेट्रो रेल का स्ट्रेच था शहरों के बीच, वो आज 1000 किलोमीटर से ऊपर है। पर RRTS के माध्यम से आप दिल्ली से मेरठ जो है वो 60 मिनट तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सर, एक आम आदमी जो आज हमें देख रहा है उसके लिए विकसित भारत क्या मीन करता है? मुझे लगता है वन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट राइज इन पर कैपिटा इनकम। द अदर इज आत्मनिर्भरता, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बात करते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। द बिगर पार्ट इज Top 1% of India holds around about 40% of it. Bottom 50% of India holds almost 3 to 4% of it. So there is a huge income disparity amongst people. How do you see this panning out in the next 10 to 15 years? disparity is not such a grave problem. Disparity has been unfortunately part of societies across the world. एक बड़ा मुद्दा रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। एज अ गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन कि अगले 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट के डिस्पैरिटी को ठीक किया जाए। जो EPFO के डेटास हैं वो तो निरंतर एवरी मंथ वो ग्रोथ शो कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैंड्स एट समवेयर 3.2 3.3 व्हिच इज significantly better than what it was in 2014. तो वेलफेयर सोसाइटी को फंड कर रहा है टैक्स पेइंग मनी। कब तक आपको लगता है कि सस्टेनेबल है या ये टेपर डाउन करके इसको ठीक करना चाहिए? I think the answer will be अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग पब्लिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये रिकॉर्ड पहले नेहरू जी के पास था और उन्होंने अब उसे ब्रेक कर दिया है। 2014 से लेकर 2026 आज तक वो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। अब इस 12 साल में भारत में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी भी भारत में ठीक नहीं हुई हैं, ठीक करनी बाकी है। इन सब के बारे में चर्चा के लिए आज मैंने बुलाया है मिस्टर तुहिन सिन्हा को। ये बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। तो इनके साथ आज की वार्तालाप में पहले हम कुछ अच्छी बातें समझेंगे कि सरकार ने अच्छा क्या किया है, पर उसी के बाद हम बात करेंगे विकसित भारत 2047 की। ये टर्म बार बार मोदी जी यूज करते हैं और कहते हैं कि 2047 जब भारत के इंडिपेंडेंस को 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत एक डेवलप्ड नेशन होगा। पर इस विकसित भारत 2047 में आप और मैं कैसे फिट इन करेंगे? हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है? क्या भारत में जॉब्स बढ़ेंगी? क्या भारत में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी? क्या होगा विकसित भारत 2047 में? इसके बारे में भी चर्चा करी। उसके अलावा तुहिन जी ने नक्सलवाद के ऊपर बहुत डिटेल रिसर्च करी है, तो उसके बारे में भी बात करी कि नक्सलवाद जब से खत्म हुआ है तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पे क्या आया है और जिन जिलों में या डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलवाद बहुत प्रोमिनेंट था वहां क्या इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नीतियां क्या है, किस तरीके से भारत देश प्रोग्रेस करेगा और हमारे लिए एज अ इंडिविजुअल भारत की प्रोग्रेस में कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे आज चर्चा करी। तो आइए ये सारी चीजों को जानते हैं, पर आगे जाने से पहले आप में से सिर्फ 6% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मिस्टर तुहिन सिन्हा से। तुहिन सर, थैंक यू सो मच my pleasure कमिंग ऑन संजय my कटरिया पॉडकास्ट। absolute pleasure. एंड सर, बहुत छोटे नोटिस पे आपने हाँ बोल दी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग अराउंड दिस सेलिब्रेशन व्हिच हैज बीन डन, जो कल हुआ है। एज वी आर रिकॉर्डिंग एक दिन पहले ये हुआ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड 6th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। So first of all, congratulations for that. Thank you. तो सर, मैं ना ये जर्नी आज जो आपके साथ बात करना चाहता हूँ, obviously we will speak about the great things which have been achieved over the last 12 years of honorable prime minister's leadership. बट उसके साथ साथ हम और भी बातें करेंगे कि बिल्कुल कैसे और भारत को आगे बढ़ना है, क्या और चीजें हैं, तो इस पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तुहिन सर, फॉर पीपल who may know you because they must have seen you a lot, but for some who may not know you, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे सर। मैं एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का। 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी में से एक हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरी आस्था के साथ अपने कार्यों में संलग्न है। तो इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आप अक्सर क्या रोज़ मुझे पाएंगे 2 टेलीविज़न शोज़ पे पुरजोर तरीके से विपक्ष की बातों का खंडन करते हुए, और विपक्ष की बातें अब कुछ ऐसी वाहियात होती भी हैं कि उसको तथ्यों के साथ खंडन करना उनका बड़ा आवश्यक हो जाता है। The right information should pass on to the right people. Yes, but at the same time, rebutting the opposition
जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो पॉजिटिव एजेंडास पिछले 12 वर्षों में सरकार ने परस्यू किए हैं उन पॉजिटिव एजेंडास को जन जन तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए आपको ये 12 साल का संपन्न होना एक सेलिब्रेशन, निश्चित रूप से ये सेलिब्रेशन दिखता है, बट सेलिब्रेशन के साथ साथ इस सेलिब्रेशन में भी एक दायित्व छुपा है, एक जिम्मेदारी छुपी है कि इन बातों, इन सकारात्मक परिवर्तनों, इन सकारात्मक चेंजेस से जन जन को हम वाकिफ कर सके ताकि वो विपक्ष के द्वारा गुमराह ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं काफी ट्रैवल करता हूं, तो मेरा आई हेल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड श्रीगंगानगर, वंडरफुल, राजस्थान पंजाब बॉर्डर पे है। और मैं एक बार वहां गया रिसेंटली, कुछ समय पहले, मतलब एक 1.5 साल हो गया होगा, अपने कजिन्स को मिलने और ये सब। एंड आप सब जानते हैं सोशल मीडिया से हूं तो मिलने आते हैं, बात होती है। तो मैं एक छोटे से गांव में गया और वहां पे जाके मैंने पूछा कि यार आपके जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है। एंड मुझे लगा कि यार इनकम बहुत बड़ी होगी, ऐसे कुछ तो ऐसी बात करेंगे, बट आई वाज शॉक्ड टू हियर कि उन्होंने कहा कि अब हमारी महिलाओं को रेलवे ट्रैक पे जाके या खेतों पे जाके या उस तरीके से ओपन डेफिकेशन नहीं करना पड़ता। अब उनके लिए, सबके लिए टॉयलेट्स हैं, वो सब अच्छे से अपने क्या कहते हैं ठीक तरीके से जा सकते हैं, डिजीज नहीं होते और ये सब नहीं होता है। आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस कि इतनी बड़ी बात थी उनके लिए। बहुत मूलभूत सेवा थी और सुविधा है जो कि आइडियली जो है आज से 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष क्या 40 वर्ष पहले जो है हमारे प्रीवियस सरकारों को मुहैया करानी चाहिए थी। लेकिन दैट इज वेयर द कोर डिफरेंस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स विजन एंड द विजन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिफर। जी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये पुस्तक लिखी है नक्सल टेरर वैंक्विश। जी, इसमें तो हम हमेशा सुनते रहे कि 31 मार्च का डेडलाइन था। बिफोर वी कम टू दैट, जी, मतलब ये नक्सलवाद की समस्या का भी जड़ यही था कि एक समय जो था 2004 में, जब जो दो नक्सल गुटों के बीच विलय हुआ और उसके बाद एक बहुत ही खूंखार तरीके से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके एक रेड कॉरिडोर की घोषणा हो गई। Instead of taking on the Naxals head on through developmental initiatives in those 100 odd districts, the then government abandoned those districts कि हम तो लुटियंस में हैं, हम तो दिल्ली में हैं, हमें क्या परवाह, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जब ये मूलभूत सेवाएं, पानी, अब जैसे नल से जल जो है, जो कार्यक्रम है, उसमें 17 करोड़ लोगों को पिछले 7 वर्षों में, केवल 7 वर्षों में 17 करोड़ लोगों को टैप वाटर कनेक्शंस मुहैया कराई गई है। जी, जो सैनिटेशन कवर 2014 में 39% था लगभग, आज वो 100% है। जो 18,000 गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस पहले 4 वर्षों में 2014 से 2018 के बीच, एंड दैट इंक्लूड्स सम ऑफ द विलेजेस इन बारामूला एंड फार फ्लंग एरियाज ऑफ कश्मीर व्हिच हैड नेवर had an electricity connection till date. That includes some areas in the Naxal belt in Bastar region. तो जब आप ये मूलभूत सेवा लोगों तक नहीं, सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से that section of society would start feeling alienated. That section of society would become vulnerable to the indoctrination of certain extremist groups, which is what was happening in the Naxal belt, which is what was happening in the Northeast. तो नॉर्थ ईस्ट में के संदर्भ में आपको जानकारी होगी, लगभग 6 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में पिछले 12 वर्षों में हुआ है। अगर हम कंपेयर करें सर उससे पहले के 10-12 साल में कितना हुआ होगा? तो 6 लाख करोड़ जो है केवल पिछले 12 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुई हैं, जिनको एक बार फिर कांग्रेस पार्टी यूज्ड टू, द प्रीवियस गवर्नमेंट यूज्ड टू यूज द टर्म टिरनी ऑफ डिस्टेंस। ये क्या हुआ सर, मतलब थोड़ा समझ नहीं, नेहरू कहते थे कि वो तो इतनी दूर है कि वहाँ की समस्या अगर अभी प्रिवेल कर रही है, वो समस्या और 20 साल प्रिवेल कर सकती है। वाई एड्रेस दोस प्रॉब्लम्स ऑन अ वॉर फुटिंग इफ दैट इज नॉट बॉदरिंग अस डायरेक्टली। तो जैसे देयर वर सम एथनिक ग्रुप्स which were fighting among themselves in the northeastern region. तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दोज इश्यूज, तब की सरकार को हमेशा लगता था कि हमें क्या फर्क पड़ता है, 20 साल और ये समस्या चलेगी। तो दैट टिरनी ऑफ डिस्टेंस वाज अ वेरी कन्वीनियंट टर्म कि यार दूर है, भूल जाओ अभी। तो फिजिकल डिस्टेंस की वजह से एक अवॉइडेंस आया। For them, for the previous governments, I think they had a very myopic, बहुत एक short-sighted perspective था कि शहरों के
शहरों के से बाहर जाकर जो है उनको कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता था, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो इनफैक्ट if I remember correctly, I saw a video and I was shocked. Rajiv Gandhi, when he was the prime minister, the similar program was suggested to him. नल से जल कि हर घर में जो है जल टैप वाटर के जरिए आ सके, इसका प्रावधान करने की एक प्रपोजल किसी ने उनके समक्ष रखी थी। राजीव गांधी से व्हाट आर यू सेइंग, you know, this is an age of computers, people are thinking big, people are not bothered about these issues. So imagine, you know, like their whole mindset of the elitist, you know, of like the disconnect elitist, था basically. पूरा डिस्कनेक्ट था। देखिए, डिजिटल रेवोल्यूशन हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलमार्क्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। आज 49 लाख करोड़ केवल पिछले 10 वर्षों में, लगभग 10 वर्षों में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जिसका आधार है जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जिस पर वो पूरा आधारित है, केवल 10 वर्षों में 49 लाख crores of rupees have been put directly into the hands of poor. Right? Now it's a different issue. वो freebie से आप, we can have a larger discussion subsequently. But imagine Rajiv Gandhi in his time had very brazenly said कि सरकार जब 1 रुपया खर्च करती है तो 15 पैसे वहाँ जाती। But they never did anything to address that problem. Right? So by that logic, if we had the previous party government in the center, आप कैलकुलेट कर लीजिए 15% ऑफ 49 लाख करोड़ क्या होता है, लगभग 7.5 लाख करोड़। उतने जो हैं वो गरीबों तक पहुंचते, बाकी जो है उनके लीडर्स पॉकेट कर लेते। तो ये एक हकीकत था। तो डिजिटल रेवोल्यूशन जो है, ये आप सोच में अंतर देखिए। कांग्रेस को लगता था कि डिजिटल रेवोल्यूशन का अर्थ है कि जो शहर में बैठे लोग हैं उनको लाभ पहुंचेगा, वो एस्पिरेशनल होंगे। मोदी जी को लगता था और लगता है कि डिजिटल रेवोल्यूशन इज द बेस्ट वे टू एम्पावर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो 2016 में जब यूपीआई बड़े स्तर पर इंट्रोड्यूस हो रहा था, उस समय चिदम्बरम जी का बयान है कि जो गरीब फ्रूट वेंडर है वो इस टेक्नोलॉजी को कैसे समझ पाएगा। आज फ्रूट वेंडर्स ही नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति मैं सड़क पर जब देखता हूँ, इंक्लूडिंग, आई शुड नॉट यूज द वर्ड बेगर्स, दे कैरी अ यूपीआई। So I think there is a lot of belief, there is a lot of conviction which has gone into India's digital revolution. The beneficiaries have been the poorest of the poor. बिल्कुल। तो सर, डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा हॉलमार्क रहा है। उसके अलावा आपको क्या लगता है पिछले 12 साल में क्या चीजें हैं जिसने या तो ईज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करी है या फिर एक ग्रोथ इंजन को हेल्प करी है ग्रो करने में? बहुत सारे फासले कम हुए हैं, बहुत सारी दूरियां कम हुई हैं। आज एक बड़े शहर और एक छोटे शहर के बीच की दूरी कम हुई है। और जब मैं दूरी की बात करता हूँ, उसका अर्थ है कि जो बेसिक ईज ऑफ लिविंग है बिटवीन अ मेट्रो, between where we are sitting in Noida and between a village in Orissa, आज वो फासले कम हुए हैं। कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की वजह से हुआ है। तो जहाँ 75 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, आज 160 एयरपोर्ट्स हैं। लगभग 47,000 किलोमीटर्स ऑफ रेल लाइंस हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड। लगभग जो 400 किलोमीटर्स का मेट्रो रेल का स्ट्रेच था शहरों के बीच, वो आज 1000 किलोमीटर से ऊपर है हमारे अर्बन सेंटर्स में। पर RRTS के माध्यम से आप दिल्ली से मेरठ जो है वो 60 मिनट तक पहुंच जाते हैं। तो मैं इनफैक्ट जब RRTS का लोकार्पण हुआ था फरवरी में, प्रधानमंत्री ने जब किया था, 2 दिन बाद मैंने खुद यात्रा की थी, just to understand how that has transformed lives. And I was very surprised. There were 4 or 5 women who were traveling from Faridabad to Meerut, और वो 2.25 घंटे में वहाँ पहुँच जाती थी, जो पहले 4 घंटे लगते थे। तो कई बार जो है उनको शिफ्ट करना पड़ता था। तो एक महिला ने कहा कि हमारी जो है फैमिली लाइफ बच गई। तो अब मैं वापस घर आ भी जाती हूँ 6:30। आई थिंक शी इज़ अ लेक्चरर इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन Meerut, and because of her husband's job in Faridabad, वो शिफ्ट रहती यहाँ, एक बच्चा है। तो when she comes back by 6:30, she also manages to spend time with the kid and
help him with the homework. So these are very big differences. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जो दूरियां थी, आज a large section of the poor have made it to the lower middle class and are aspiring to make it to the middle class. सर अब आते हैं कि हमने अच्छी चीजों के बारे में बात करी, एंड आई थिंक हर जन, क्योंकि हम भी इतने सालों से देख ही रहे हैं, आई एम ऑल्सो 42 years old, so I've also seen some transitions in the last 12 years. पर सर एक शब्द जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार यूज करते हैं, वो है विकसित भारत 2047. तो वो कहते हैं कि भाई 100th ईयर हमारा जब इंडिपेंडेंस का होगा तो वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय देन, और उस तरह के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं. और आत्मनिर्भर भारत की बात होती है. सर एक आम आदमी जो आज हमें देख रहा है, आपको देख रहा है, उसके लिए विकसित भारत क्या मीन करता है? उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या चेंज आएगा? वो आज शायद स्ट्रगल कर रहा है, या आज वो हो सकता है महंगाई की वजह से परेशान है, या फिर उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, या कुछ केसेस में जॉब्स नहीं है. वो व्यक्ति को आज अगर हमें समझाना पड़े कि भाई 2047 में भारत विकसित होगा, तो आपके लिए क्या फायदा है? देखिए, विकसित भारत के कई, मेरे ख्याल से देयर आर 3-4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन इट. एक तो जो हमारी आज $4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, थोड़ी सी बिकॉज ऑफ द वॉर इट हैज काइंड ऑफ स्टैग्नेटेड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. Somewhere my estimates say that it would be somewhere in the range of 20 to 30 trillion dollar economy. और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप बिल्डिंग्स बड़ी हाई राइजेस बनते देखते हैं, तो जो जितना मेहनत, जितना समय पहले 4 स्टोरीज को बनने में लगता है, जब वो 4 स्टोरीज सही सही तैयार हो जाती है, तो फिर 50 जो है वहाँ से चौथे फ्लोर से लेके 50वें फ्लोर तक की जर्नी उस बिल्डिंग के निर्माण में बहुत जल्दी होती है. So somewhere I believe we are likely to reach that inflection point around 2031. But obviously because of the concurrent wars which are unfolding in different parts of the country, and because of the uncertainty of the current war, where nobody is in any position to predict, I don't know what the final situation would be. लेकिन मुझे लगता है there are 3-4 aspects to it. One is a very significant rise in per capita income. ठीक है. The other is आत्मनिर्भरता, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बात करते रहते हैं, स्वयंशीलता. सो आई थिंक इवन द यंगर जनरेशन, फ्रॉम बीइंग अ जॉब सीकर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, इज गेटिंग इनटू द माइंडसेट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अ जॉब प्रोवाइडर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो ईज ऑफ लिविंग को आसान करती है. तो आप जो है कहीं से कहीं, अगर आपको जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको अपने घर बदलने की ज़रूरत नहीं, ईज ऑफ लिविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विकसित भारत. हर व्यक्ति का जीवन जो है वो सरल हो, वो आसान हो. गरीब से गरीब व्यक्ति को वही फैसिलिटीज़ मुहैया हो पाए जो अमीर व्यक्ति को होता है. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं. और जैसा कि मैंने कहा, the bigger part is the complete fusion, the complete end of the divide. I mean, for example, आज मेरे ख्याल से जितना उपयोग आप डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI की कर रहे हैं, आने वाले सालों में, और अभी भी हो रहा है, हमारे किसान उतना ही AI का उपयोग करके बेहतर फर्टिलाइजर्स, बेहतर खाद और बेहतर मार्केट एक्सेस अपने लिए पैदा कर पाएंगे. ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत हमारी women folk जो है, the participation of women in agriculture will grow subsequently. So across sectors, the idea of Viksit Bharat is to make ease of living not a luxury but a necessity for everybody. To aspire for a significant increase in per capita income, and obviously the economy as a whole, India should be completely self-sufficient in very crucial sectors like defense, which way has been an ongoing journey from 2014. प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना होलिस्टिक लिविंग पे स्ट्रेस दिया है, जितना उन्होंने एम्फसाइज किया है योग पे, आप देखिए छोटी छोटी बातों पर प्रधानमंत्री ने अभी 2 हफ्ते पहले कहा कैबिनेट की मीटिंग में कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो आपके आसपास के लोग हैं और जनता में ये बात फैलाइए कि इस साल बहुत गर्मी पड़ने वाली है, वो गर्मी से बचे, पानी पिए. तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो इतना सर्वव्यापी है, वो इतना
he knows the importance of health when one is, battling stress at one level. When obviously a country which is aspiring to, escalate its journey exponentially in the next 20 years, he knows the importance of health and fitness for every citizen. तो जो प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में कहता है कि आपको वजन घटाना है, आप कैलोरीज कम कीजिए, आप तेल कम खाइए, because somewhere, see, it is one part of the issue to pursue or to chase certain economic targets. But there is a second aspect of it. जो बर्बादी हो रही है because of health expenditure, because of, preventive illnesses which are afflicting people, वो expenditure को भी कैसे बचाया जा सकता है? So I think, it requires a very wholesome vision, very holistic vision. और इन चीज़ों पर unfortunately जो है उतना ध्यान नहीं जाता है. But I think as India, surges ahead and, keeps the pursuit for its higher ambitions alive, I think people need to focus a little more on the happiness quotient also, which is where spirituality, which is where yoga, which is where fitness becomes very important. And this is something which the Prime Minister has been very correctly emphasizing upon. नो डाउट सर, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो लाइफ के. सर, अभी आपने बात करी ग्रोथ की इन टर्म्स ऑफ इनकम. आज अगर हम देखते हैं तो टॉप 1% ऑफ इंडिया होल्ड्स अराउंड अबाउट 40% ऑफ वेल्थ. बॉटम 50% ऑफ इंडिया होल्ड्स almost 3 to 4% of wealth. So there is a huge income disparity amongst people. और इसकी वजह से काफी हम देखते हैं कि लोग जो है नाराज भी होते हैं कि इतना बड़ा गैप है और जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब सीकर्स ज्यादा हो चुके हैं और अभी क्या कहते हैं कि आपके गवर्नमेंट जॉब्स उतने अवेलेबल नहीं है. तो हाउ डू यू सी दिस पैनिंग आउट इन द नेक्स्ट लेट्स से 10 to 15 ईयर कि ये जो डिसग्रंटलमेंट है लोगों में अराउंड इनकम डिस्पैरिटी, वो कैसे ठीक होगी? उसके लिए क्या एंडेवर्स किए जा रहे हैं? आई थिंक द आंसर विल बी इन टू पार्ट्स. एक तो जिनी कोशेंट को अगर आप देखें, टू माय अंडरस्टैंडिंग जिनी कोशेंट इज अ वेरी रेलेवेंट इंडिकेटर ऑफ डिस्पैरिटी. तो इंडिया का जिनी कोशेंट जो इट्स वे बेटर देन मेनी कंट्रीज. तो डिस्पैरिटी इज नॉट सच अ ग्रेव प्रॉब्लम as our leader of opposition projects itself to be. Disparity has been, unfortunately, a part of has been a part of societies across the world. But हमने तो उसको कम करने की कोशिश की है. जब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पिछले 12 वर्षों में बाहर आए हैं और जिनमें कि ये 49 लाख, जिसको कई बार हम इवन फॉर फॉर डिस्कशन पर्पसेस, इवन फॉर नेसेसरी डिबेट, हम कई बार पूछते हैं कि फ्रीबीज की आवश्यकता है क्या. तो फ्रीबीज का बहुत बड़ा रोल रहा है इन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में. ठीक है. नाउ वी ऑल्सो बिलीव दैट समवेयर वी विल नीड टू ड्रॉ द लाइन. ठीक है. बट दिस इन्वेस्टमेंट वॉज नेसेसरी बिकॉज आवर थॉट प्रोसेस हैज बीन दैट अगर आप मूलभूत सेवाएं, अगर आप खाने की जो व्यक्ति भूखे पेट सोता था, अगर आप उसके खाने की समस्या दूर करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाएगा. वो अपने बच्चों को जो पैसा उसका बचता है राशन में, वो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाएगा. वो किसी बेहतर स्कूल में अपने बच्चों को भेज पाएगा. तो दैट हैज बीन अ थॉट. एट द सेम टाइम, लाइक आई सेड, मिडिल क्लास has been benefited. ये कहना गलत होगा कि middle class has not been benefited. The tax exemption has now gone up to 12 lakhs. Somewhere I feel the incomes have not grown in the same proportion. That is where the crux of the problem lies. मेरा अगला क्वेश्चन वही था सर. Which is where I think the Economic Advisory Committee of the Prime Minister, I think आपको किसी को बुलाना चाहिए वहाँ से. बिल्कुल सर, आप मेरी जरूर हेल्प कर रहा हूँ उसमें. And I think they would have a more incisive, more insightful answer to this. But मुझे लगता है, देखिए मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कैसे, जो मैं बता रहा हूँ, फासले कम हुए सोसाइटी में. अभी मैं किसी दिन रात को एक कहीं से लौट रहा था, तो मैंने एक ऊबर लिया था उस दिन, और उससे एक हफ्ते पहले मुझे अनेक विषयों पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया जाता है. तो मुझे कहीं बुलाया गया था उससे एक हफ्ते पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इंडिया की ग्रोथ जर्नी में, उस पर बात करने के लिए. तो मैं किसी को बता रहा था कि मेरे लिए भी वो एक इट्स अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड एंड आई एम ट्राइंग टू नो.
अब वो जो चालक है, ड्राइवर है, वो बहुत इंटेंटली सुन रहा था मेरी बातों को। मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जब वो यात्रा समाप्त हुई तो वो ड्राइवर पूछता है, सर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे? तो मैंने कहा हाँ। तो आपको कैसे पता? तो सर मेरी एक एआई की स्टार्टअप है। तो मैंने कहा फिर आप ड्राइव क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है कि हम वहाँ से वो नहीं उठाते ना, सैलरी नहीं उठाते, तो रात को थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लेता हूँ। तो आप सोचिए कितना सोच बदला है सोसाइटी में। एंड आई एम श्योर द पर्सन वाज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी। वो एस्पिरेशनल है। In due course of time, he will not only, upgrade himself to middle class, but in startups का आपको पता है कि रातों रात जब वो बड़े डील होंगे, he will be a billionaire. अलाख पांडे is a classic example. जो व्यक्ति 5 साल पहले, if I am not mistaken, मतलब वो ट्यूशंस लेता था, उसको पता नहीं था कि आगे क्या होगा. Today he is one of the richest people. True. So I think disparity, I think it's become जिसको इंग्लिश में एक टर्म है, we are more of a meritocracy now. तो आप में मेरिट हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू, इवन स्काई में नॉट बी द लिमिट फॉर यू, बट जो एक फिक्स्ड पैटर्न चला आ रहा था दशकों से, वो थोड़ा टूटा है. तो वन नीड्स टू बी मोर कॉम्पिटिटिव. इनफैक्ट एवरी फैमिली नीड्स टू बी मोर कॉम्पिटिटिव. तो लोगों को बेसिकली स्किल्स पे इन्वेस्ट करना है ताकि वो बेटर हो सके और वो चेज कर सके अपॉर्चुनिटीज को. बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट तो है ही इम्पोर्टेंट. एंड सर अब हम बात करते हैं कि जो एक बड़ा मुद्दा रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट जी. एंड खासकर जेनजी के लेवल पे. और अभी हमने रिसेंटली थोड़ा देखा उसका आउटबर्स्ट, दो इट वाज नॉट द वे इट वाज. मतलब वो दिखा कुछ और था और फाइनली कुछ और हो गया. जब वो प्रोटेस्ट हुए थोड़ा मिसरीड हो गया वर्ड, कॉकरोच बोल दिया गया, तो वो उन्होंने एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी. ऑल ऑफ दिस हैपेंड. दिस इज, चलो ठीक है, आई विल टेक दिस एज ड्रामा, बट एट द एंड ऑफ द डे सर कहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है. सो हाउ आर यू एज अ गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन कि अगले 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट के डिस्पैरिटी को ठीक किया जाए? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहें या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज आई थिंक जो जिसकी क्षमता है उसके अनुरूप उसको जॉब नहीं मिलता. इट्स अ सिचुएशन वेयर पीपल हैव टू सेटल फॉर समथिंग लेस. सो दैट्स, आई थिंक इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ टर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू डिस्क्राइब इट. बट सी, इन टर्म्स ऑफ डेटा, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आऊँ पहले, तो जो EPFO के डेटाज हैं वो तो निरंतर एवरी मंथ वो ग्रोथ शो कर रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स हैव ग्रोन, सॉरी, एम्प्लॉयज हैव ग्रोन. So I don't think government sector is an issue. When it comes to other fronts, I think the nature of employment has changed. Now, because of the increasing nature of contractual employment, somewhere the employment parameters that we were identifying previously is not that relevant. For example, जिस स्तर पर कैपेक्स में हमने इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ वर्षों में, 10 लाख करोड़, कहीं 11 लाख करोड़ साल का, इट सिंपली कैनॉट बी जॉबलेस ग्रोथ. तो जब, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हैज अ चेन इफेक्ट. उसमें अगर धोलेरा सिटी का निर्माण हो रहा है, आप गए हैं धोलेरा सिटी? मैंने सुना बहुत है. यू मस्ट गो देयर. रिसेंटली आई हैव हर्ड कि नेदरलैंड से जो डील हुई है तो वहां पे, हाँ, तो जो इंडिया का सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है, या फॉर दैट मैटर अगर हम NCR या मुंबई के बारे में बात करें, आप देखिए, बिकॉज ऑफ दीज टू एयरपोर्ट्स, द ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज इवन बियॉन्ड ग्रेटर नोएडा, और वो मेरे ख्याल से जानबूझकर उस जगह पे बनाया गया है जहाँ से कि उससे भी 100 किलोमीटर आगे तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेस हो सके. ठीक है. और नवी मुंबई एयरपोर्ट, जिससे कि पूरा जो रायगढ़ तक का क्षेत्र है, एंड नवी मुंबई जो देवेंद्र जी की प्लानिंग है, वो जो नैना सिटी वहां बन रही है, द थर्ड मुंबई विल बी द लार्जेस्ट मुंबई. तो इस लेवल पे अगर हमारी सिटीज एक्सपैंड कर रही हैं, और वो सिटीज घोस्ट सिटीज तो होंगी नहीं, स्वाभाविक है, आप यहाँ से अगर नोएडा एयरपोर्ट तक ट्रैवल करें तो दोनों साइड जो है, रोड के दोनों साइड जो क्लस्टर, एक इनफैक्ट यूपी गवर्नमेंट का एक डील हुआ है, जापानीज और कोरियन सिटीज इनफैक्ट वो बसने जा रही हैं. तो economic opportunities are being generated through infrastructure creation. So I mean, it fails me
I mean, I would fail to understand how this level, this quantum and this magnitude of infrastructure creation can be jobless growth. So somewhere, the systems are not probably registering the level of growth, or like I said at the start, it's a problem of disguised unemployment where people are not being employed to their satisfaction. And that is, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी बहुत वो समस्या रहेगी, बट कॉन्स्टेंटली जो है हर लेवल पे, अब जैसे जो लोअर मिडिल क्लास की जब बात आती है तो रोज़गार मेला के ज़रिए ही, जो प्रधानमंत्री हर 3 महीने में करते हैं, जहाँ की जॉब लेटर्स जो हैं उसी समारोह में बांटे जाते हैं, मेरे ख्याल से कम 15 लाख लोगों को पिछले सवा एक साल में जो है 15 महीनों में जॉब लेटर्स उसके द्वारा दिए गए. दिस इज फॉर द लोअर मिडिल क्लास. फॉर द अपर मिडिल क्लास ऑब्वियसली दीज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विच आर कमिंग अप अक्रॉस सिटीज. अब जैसे बेंगलुरु और चेन्नई के बीच अगर एक नया ग्रीन एक्सप्रेस वे क्रिएट हो रहा है, उसके अराउंड जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, जो धोलेरा में जनरेट हो रही हैं, जो सेमीकंडक्टर, जो 6 सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, I mean, these are generating phenomenal employment opportunities. True. So I think, if I'm not mistaken, I'm not very precise on the economic data, the unemployment rate stands at somewhere 3.2, 3.3. Obviously, the Congress does not believe in these, like they don't believe in anything. They don't believe this rate of unemployment, which is significantly better than what it was in 2014. But yes, given the size of our population, we have to be on our toes all the time. We have to constantly keep working to create new opportunities, which Prime Minister has been doing. In fact, जो पूरा PLI schemes हैं, जिसकी वजह से electronic manufacturing has got the maximum boost in the last 5 years. जिसकी वजह से ये semiconductor plants have got a big boost. They have all been providing immense employment opportunities. So. तो सर एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और आई थिंक बेसिकली पीपल हैव टू अपस्किल देमसेल्व्स सो दैट दे कैन सेट देयर. हम भी लोगों को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपस्किल कीजिए, ताकि आप ये अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज जो है, जो एआई, सेमीकंडक्टर, न्यू एज अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको अवेल कर सकें. एंड आई थिंक दैट विल रियली हेल्प पीपल. Well, that to my understanding is the answer. But like I said, India, given the size of India's population, even the government has to be on its toes all the time, generating and creating new opportunities. हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वो माध्यम जो था, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी was very clear that capex में invest करना, would be the first step, would be the precursor. मैंने बजट स्पीच सुनी थी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उन्होंने कहा था कि 2.5 गुने का मल्टीप्लायर होता है. तो अगर हम 1 रुपया खर्च करेंगे तो 2.5 गुना इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है. एंड ऑब्वियसली उसमें so in fact the total size of the budget is 4 times what it used to be in 2014. तो आज करीबन 50 लाख करोड़ का बजट होता है हमारा साल का. 55 लाख 55 लाख करोड़ था लास्ट टाइम. तो हम 5-4 times. Yeah. Wow. So I think like the government has consistently been working on that, but given the size of the country, I think every government needs to be on its toes and needs to work harder, which is what we are doing. सर, एक इंटरेस्टिंग डाइकोटमी है. ऑब्वियसली आपने कहा कि समाज में हमेशा 2 वर्ग रहते ही हैं, चाहे कोई भी समाज हो. एक वर्ग है सर, वो फील करता है समटाइम्स कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. हम सब जानते हैं कि इंडिया में टैक्स पेइंग पीपल आर वेरी 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 लेस. मतलब बट हमने उसको भी डबल किया. हाँ, दो इट हैज इंक्रीज, बट अभी भी वो नंबर काफी, जब हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो कभी कभी हमें फीलिंग आती है कि हम भी वो जैसे कंजर्व टाइगर कहा जाता है ना, कि टाइगर इतने ही रह गए. तो अब से दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फूड. फिर काफी इलेक्शंस में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फ्रीबीज वर्ड यूज कर लें, या गवर्नमेंट फोकस करती है कि इस तरीके से ट्रांसफर्स हो जाएं. तो अब सर दोनों तरफ को कैसे बैलेंस किया जाए? क्या ये कंटिन्यूअसली पॉसिबल है टू कंप्लीटली, जिसे हम वेलफेयर सोसाइटी कहते हैं, तो वेलफेयर सोसाइटी को फंड कर रहा है टैक्स पेइंग मनी, या फिर और भी तरीके के जो कलेक्शंस होते हैं, और एक पॉइंट पे कब तक आपको लगता है कि सस्टेनेबल है, या ये टेपर डाउन करके इसको ठीक करना चाहिए? देखिए, एक लोकतंत्र में और एक वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी में, जहां नंबर्स के द्वारा जो है लोकतंत्र का आउटकम डिसाइड होता है, वहां कई बार जो है आपको कैलकुलेटेड कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं. तो that is the reason why, if you look at it, principally Prime Minister Modi was never in favor of freebies. जी.
एक समय के बाद जब दूसरों ने किया तो वी ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपैंडेड आवर होराइजन ऑन दैट फ्रंट, बट वी डिड दैट ensuring that fiscal prudence was maintained in the states where we were governing. तो महाराष्ट्र में अगर फ्रीबीज दिए जा रहे हैं तो वहाँ जो FDI है, महाराष्ट्र is consistently the number one state when it comes to FDIs. We will not be like one of the opposition government जो अपने हाथ खड़े कर देता है. हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की प्राइस, ये जो युद्ध शुरू हुआ है उसके मात्र 5 दिन के बाद 5 रुपये बढ़ा दिए गए थे. हमने, केंद्र सरकार ने उसको 2 महीने रोकने के बाद बढ़ाया जब लास्ट में लगा कि ये वॉर खत्म होने का नामो निशान नहीं है. तो क्यों करना पड़ा कांग्रेस की सरकार को? बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द मैसिव एक्सपेंडिचर विच दे हैड इनकर्ड, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस जो उनके, राहुल गांधी की जो एक वर्ड वो यूज करता है, कमिटमेंट या प्रॉमिस, गारंटी. तो उन गारंटीज में जो है ऐसी स्थिति हो जाती है राज्य सरकारों की, जैसे अब कर्नाटक में 2 साल पहले एक ऐसी स्थिति आई थी जहां 39 करोड़ रुपीस विच वाज मेंट फॉर द SC/ST वेलफेयर फंड, उसमें से 13 करोड़ निकालने पड़े थे टू फुलफिल द गारंटीज. सो आई थिंक while recognizing, while being cognizant of political compulsions where certain freebies had become a necessity at one point of time, I think Modi government has believed in fiscal prudence. Ensuring that the current account deficits are maintained. For example, आज ये जो बार-बार कहते हैं हमारे नेता विपक्ष की इंडिया is a dead economy. अभी कहा कि 1 साल रुक जाओ, मोदी सरकार गिर जाएगी क्योंकि हमारी इकोनॉमी खत्म है. आप बेसिक डेटा देखिए. Investments tend to vary from quarter to quarter. But the current account deficit, even in the present situation, stands at 1.3% of GDP. वो भी इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में संभवतः वो 1.3% होगी. लास्ट ईयर it ended at below 1%. During 2013, the same used to hover at around 4% of GDP. 2003 में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट था? कोई नहीं था. उस समय ऑयल बॉन्ड्स के जरिए एक ऐसा मिसमैनेजमेंट क्रिएट किया गया था. हमने तो 2016 में मोदी सरकार ने लगभग 3,23,000 करोड़ रुपए जो हैं ऑयल बॉन्ड्स को की रीपेमेंट में खर्च की. तो वी कैरीड दैट बैगेज. तो आप आर्टिफिशियली जो है ऑयल प्राइसेस को उस समय रेगुलेट कर रहे थे थ्रू दीज ऑयल बॉन्ड्स. डिस्पाइट ऑफ दैट, if you look at the price of petrol in 2004, it used to be 35 rupees a liter. In 2014, it used to be roughly 70 rupees a liter, which is a 100% increase between 2004 and 2014. 2014 से लेकर अब तक शहरों में 100 रुपए के आसपास होगा. दिल्ली में आज it has been a 40% increase, despite multiple black swan events, which includes COVID, which includes the current war, the previous war, Russia, Ukraine. So I think economy, अगर आप इकोनॉमिक डेटा पे जाएं, clearly we have done significantly better than the Congress government. But then some people look at it, it's like a glass half full. Some people call it empty, and some people make it a passion to spread. We call it work in progress, sir. कि कोई भी देश है वो ग्रो करता रहे, तो that is work in progress for that country. Because end of the day वो कहते हैं ना, जब खुशहाली आएगी तो जो है फायदा सबका होगा. तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उस समय मेरे ख्याल से 2014 में $280 बिलियन थी. आज in the present situation it stands at roughly, वो तो फ्लक्चुएट करता है, roughly stands at around $681 billion, which has come down by about $50 billion in the last 3 months. So the difference is very huge. I think जब we tend to be harsh on ourselves, or maybe the advent of social media has generally made people very impatient. लोग बेचैन होते हैं, उनको जो है मतलब कि अपना भड़ास किस पर निकालें, अपने गुस्से किस पर निकालें. But purely if you go by data, I think the transformation the country has witnessed in the last 12 years is nothing short of phenomenal. सर अब मैं थोड़े से ऐसे मुद्दों पे आता हूं जो पॉलिटिकल भी हैं बट जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. तो सबसे पहले सर जिस पे आपने किताब लिखी है नक्सलवाद पे, ठीक है, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक. सो एक हमने स्पीच सुनी थी ऑनरेबल होम मिनिस्टर की, जहां उन्होंने कहा था कि मैं 31
मार्च 2026 तक जो है एकदम खत्म कर दूंगा। एंड एवरीबडी यूज्ड टू से कि कहाँ ये प्रॉब्लम जो पिछले इतने सालों से एग्जिस्ट करती है उसको हाँ, कैसे निपटाया जाएगा। तो सर ये स्टोरी क्या रही है और क्या एक्चुअली उसकी वजह से कोई देखिए, मैं पॉजिटिव कहता हूँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये देखने मिला है? सलमान खान की एक फिल्म की डायलॉग थी, मैं कहता हूँ कि हमारे नेता उसी में बिलीव करते हैं, जब वो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो खुद की भी नहीं खुद के भी सुनते। नहीं सुनते। तो आर्टिकल 370 का निरस्त्रीकरण, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को किसने इमेजिन किया था? 2019 में जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, तो ये तो तारीख कब बताओगे, तारीख कब बताओगे, विपक्ष जो है हमें टॉन्ट करता था कि सिर्फ बोलते रहोगे या तारीख कब बताओगे। तो आर्टिकल 370 का जब निरस्त्रीकरण हुआ, मेरे ख्याल से दैट कॉन्फिडेंस तो था ही, बट दैट फर्दर स्ट्रेंथन द रिजॉल्व ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप कि बाकी जितनी सारी लेगेसी इश्यूज हैं, जितनी सारी पेंडिंग समस्याएं हैं जो दशकों से चल रही हैं, उसका निदान अब ढूंढा जा सकता है। So Naxalism was one of those problems. So I think आर्टिकल 370 के हटने के तुरंत बाद कोविड आ गया था, बट 2022 के मध्य से एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी के तहत होम मिनिस्टर वांटेड द नक्सल menace to be ended conclusively. The CRPF was empowered, with the task, but the crucial difference was the synergy, was the complete convergence, the intelligence sharing between the 5 different states where Naxalism had reared its ugly head. तो उसमें क्या होता था, देखिए नक्सल ये जो पूरा रेड जोन था, ये इतने प्रिसिशन के साथ आइडेंटिफाई किए गए थे कि अब झारखंड में किसी ने कोई अपराध किया, किसी नक्सल के कोई नक्सली हमला होता है, अब वो व्यक्ति जो है अगर इस तरह से वो स्नीक करता था कि सीधे आंध्र के किसी जंगल में छुप जाता था। अच्छा। और उसको पाना लगभग जो है विदाउट अ वेरी कन्वर्जेंट अप्रोच लगभग नामुमकिन हो जाता था। दैट इज द रीजन व्हाई अ ड्रेडेड टेररिस्ट, नक्सल टेररिस्ट लाइक हिडमा, जिसने 2010 में 7 हफ्ते के अंतराल में 6 अप्रैल 2010 को एक नक्सली हमले में 75 सीआरपीएफ जवान को मारा था, और उसके बाद 28 मई को सेम ईयर 2010 में 150 रेल के यात्री, मतलब एक ट्रेल को, एक रेलवे ट्रैक को डीरेल करके 2 ट्रेनों के बीच क्रैश करा के 150 यात्रियों को मारा गया था। वो जो किंगपिन था उसके पीछे, वो 16 सालों तक, 15 सालों तक फरार था। अल्टीमेटली वो नवंबर 2025 में मारा गया बिकॉज ऑफ दीज कन्वर्जेंट ऑपरेशंस वेयर इन अ फोकस्ड वे ये सारे नक्सली टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किए गए थे कि ये जो हैं मेन हेड्स हैं, ये सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है, ये थर्ड रंग ऑफ लीडरशिप। तो 2022 से लेकर मार्च 31, 2026 से लगभग 1000 नक्सली टेररिस्ट मारे गए, 4000 के लगभग सरेंडर हुए। बट when you talk about the economic aspect, see, जो इस किताब में एक important section है, what next, जो 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट अभी तक नक्सली हमलों से ग्रसित थी, वायलेंस से ग्रसित थी, unless they join the economic mainstream and start contributing to our economic growth, the true optimization of those districts won't happen. And that is where the government has a plan ready. तो गढ़चिरौली जो एक हब होता था, वहाँ पे एक 10,000 करोड़ की लागत से एक स्टील प्लांट आ रहा है जो 2030 तक 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें बड़ी संख्या में एक्स नक्सल्स भी होंगे। Right. बस्तर जो बिल्कुल ही गढ़ होता था, सबसे बड़ा गढ़, पिछले 2 साल से वहाँ बस्तर ओलंपिक्स हो रहे हैं। 4 दिन के वो एक फेस्टिवल होता है, ट्राइबल लोगों का एक फेस्टिवल होता है दिसंबर के महीने में, जिसमें आधे से ज़्यादा जो है शायद उसमें एक्स नक्सल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस मेन स्ट्रीमिंग के द्वारा जो मैंने कई सारे जो हैं वो डेटा पॉइंट्स को जोड़ा था, मुझे लगता है आने वाले वर्षों में 3 से 4 साल के बाद 0.5 to 0.6% जीडीपी में वृद्धि केवल इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने वाली हैं वहां से संभव है। वाओ। तो सर इफेक्टिवली यू आर सेइंग कि करीबन 13-14% डिस्ट्रिक्ट्स इन्फेक्टेड थे नक्सलिज्म से, 13 to 14%। मेरे लॉन्च में गजेंद्र शेखावत जी आए थे, माननीय कल्चर मिनिस्टर, एंड ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। तो उन्होंने उस दिन बताया कि एक समय था
जब 256 डिस्ट्रिक्ट्स impacted थे. One They may third. not directly be bearing the, they may not have directly witnessed the violence, but Naxals were either hiding or had created networks. उनके hideouts थे वहां पर. इसमें एक और दूसरा चैलेंज है. अब जैसे डॉक्टर विनायक सेन, ये जो अर्बन नक्सल्स होते हैं, जो सफ़ेद पोश वाइट कॉलर नक्सल्स होते हैं, जो हमारी तरह स्टूडियो में पॉडकास्ट में बैठते हैं, लेकिन यहाँ से निकलकर विचारधारा के लेवल पर उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो सपने देखते हैं कि इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर एक दिन जो है इंडिया से बाहर हो जाएगा, कश्मीर एक दिन भारत का हिस्सा नहीं रहेगा. दीज पीपल वर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड फॉडर टू द नक्सल मूवमेंट. तो ये लोग भी जो है भारत की. पर सर ये क्यों होता है, मतलब why does this happen? Why would somebody want कि हम अपनी अखंडता की लेके प्राइड करते हैं, हम मानते हैं कि एक एज ए कंट्री हमारी हर 100 किलोमीटर में पानी वानी बदल रहा है, वेरी यूनिक टू आवर कंट्री एंड वी एंजॉय इट, राइट? जब भी हम कहीं जाते हैं, that is the inherent vice, that is the inherent poison in the Marxist ideology. They don't believe in the concept of a nation. चाइना देखें, चाइना भी माओ जेडोंग नहीं तो वहाँ डिक्टेटर्स चला रहे हैं वहाँ, बट सर वहाँ पे इनहेरेंटली मैं बहुत चाइनीज लोगों से मिला हूँ और उनको कंट्री को लेके कभी किसी को नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, रादर दे आर एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट्स एंड दे टेक सो मच प्राइड इन देयर लैंग्वेज. उस सामने वाले को इंग्लिश समझ आ रही होती है, फिर भी वो अपना ट्रांसलेटर यूज करके चाइनीज में बात करता है. I don't need to say that. You have said it. Indian Marxists and Indian communists are the worst in the world. They have no understanding of communism. उनको लगता है कि आप एक हथियार लेके जो उस वक्त की निर्वाचित सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दें, हिंसात्मक तरीके से उसको हटाने का प्रयास करें. मार्क्सिज्म वही है, उनको वही लगता है. बट ये समस्या जो है, देखिए, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, urban नक्सल्स इज अ वेग टर्म, बट समवेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं हर समय, हर सोसाइटी में, जिनमें द हेट्रेड फॉर एन इंडिविजुअल, in this case it is hatred for our honorable prime minister, has made them, without realizing it, hate their countries. तो आई थिंक एक जब इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ये लोग भी एक खतरा है आगे आने वाले समय में. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट is aware of that and will be, and is continuously keeping a tab on the activities of the so-called urban Naxal ecosystem. For example, मैं आपको एक और अभी नोएडा में एक महीने पहले एक अजीब किस्म से लेबर प्रोटेस्ट हुआ था. अब जब छानबीन हुई, पता चला कि ये तो कहीं और से जो है टूल किट आया था, और वही जो एक समाज में जो एक अराजकता, एक आक्रोश पैदा करना है कि द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे इज डिक्टेटोरियल. इट डजंट, because the facts were completely to the contrary. Negotiations had happened, salary increases had happened. अब यही मॉडल जो है हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में देख रहे हैं. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज Great Nicobar Island per se is 400 kilometers south of the existing Andaman Island. ठीक है, अब it's an unclaimed तो मैं नहीं कहूँगा, it's an unutilized piece of land. Also because the tribal community शॉर्टपेन, या उन जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को शॉर्टपेन कहते हैं या निकोबारीज ट्राइब होती है, तो ये खतरा स्वाभाविक तौर पे महसूस किया जा रहा था कि उनकी आबादी को खतरा होगा. लेकिन उनकी आबादी को प्रोटेक्ट करते हुए अगर 10% हिस्सा उस भूमि का हम यूज़ कर सकते हैं भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फोर्टिफाई करने में, सिक्योर करने में, तो इससे भला किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है. Imagine that place is barely 150 kilometers from the Strait of Malacca. Strait of Malacca जिसके जरिए 30% वैश्विक सी ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के जरिए होता है. तो अगर भारत का एक विश्वव्यापी पोर्ट वहाँ बनता है, तो इमेजिन आवर मैरीटाइम, the maritime importance of that port. Imagine the different significance of of expanding 400 kilometers further south into the Indo-Pacific region. So I think it's a brilliant move. अच्छा, Indonesia wanted to occupy that land way back in the 60s with the help of Chinese. ये भी एक तथ्य है. तो कांग्रेस पार्टी again, by spreading canards, by spreading misinformation about it, what does it really want to achieve? And that is where today, unfortunately, the present opposition is, it exhibits urban Naxal mindset. I'm sorry,
to use the term, but somewhere they have ceased to be identified with the larger growth story of India. They are regressive. अब AI summit हो रहा था, आप भी गए होंगे या आप सुना आपने था, last time था फॉलो नहीं किया बताया। था। अब AI summit के दौरान जो है, India is number 3 in terms of AI advancement in the world right now. India's AI industry is projected to grow 10x in the next 10 years. अब ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो हैं आकर विपक्षी पार्टी के 30 लोग के लगभग वो कपड़े खोल के वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब what exactly are they trying to convey to the world? तो मेरे ख्याल से एक सोच जिसकी छोटी होती है वो वहीं तक सीमित हो जाता है, एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन व्हाई इस एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं 4400 दिन पूरे कर चुके हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पहली बार इतिहास में 4400 दिन विपक्ष में रही है और शायद आगे भी रहे। Okay, they have never been in opposition for so long. Not at all. 6 years, maximum 6 years था। Got it. So imagine it's been 12 years now. सर, इसी पे मेरा अगला क्वेश्चन था कि कोई भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए राइट ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। आपने भी बहुत साल बीजेपी ने भी सर्व किया है ऑपोजिशन, एंड व्हेन पीपल ऑपोजिशन में होते हैं ऑब्वियसली दे उनका पहला एजेंडा यही होता है कि हर नीति को जो है कंटेस्ट किया जाए। नाउ यू आर सेइंग कि प्रेजेंट ऑपोजिशन हैज रीच्ड टू अ लेवल वेयर दे आर टर्न के एंटी मोदी की जगह वो नहीं, ये इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि हर नीति को अपोज करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था लास्ट ईयर। 1994 में पाकिस्तान के साथ जो हमारा विवाद है वो तो 1947 से, जब से दोनों देश पैदा हुए हैं तब से चल रहा है जी। 1994 में तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को UNHR मीट हुआ था, एक UNHR समिट, उसमें भारत का एक 3 मेंबर डेलीगेशन गया था, उसमें भारत के डेलीगेशन का हेड बनाकर भेजा था। क्यों? क्योंकि उतनी विश्वसनीयता थी उस वक्त के विपक्ष में। इवन इन द ऑपोजिशन, द ऑपोजिशन पार्टी देन यूज्ड टू अनफ्लिंचिंगली टॉक अबाउट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। यू कंपेयर इट विद व्हाट हैपेंड पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर कई देशों में हमारे डेलीगेशंस गए थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कांग्रेस ने जो 2 नाम दिए, गौरव गोगोई और एक और व्यक्ति का उन्होंने नाम दिया था नासिर हुसैन। गौरव गोगोई के बहुत सारे शेडी ट्रिप्स पाए गए पाकिस्तान में जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने इंक्वायरी की, और ही हैज़ नॉट बीन एबल टू फैक्चुअली रीबट एनी ऑफ दैट रिपोर्ट्स। और नासिर हुसैन का कुछ दूसरा मामला था, जब उनकी राज्यसभा में विक्ट्री हुई थी तो कुछ कांग्रेस के वर्कर या पता नहीं कौन थे वहाँ पे स्लोगन्स लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो वी हैड टू टेल कांग्रेस पार्टी, नहीं, आपको शशि थरूर को भेजना होगा, बिकॉज ही हैज़ द पोटेंशियल, ही हैज़ द ग्रेविटास, ही हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया। वी विल नॉट एक्सेप्ट द नेम्स विच यू आर सेंडिंग। तो इतना बड़ा अंतर है तब के विपक्ष में और आज के विपक्ष में। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि विपक्ष में ये व्यक्ति है जो राष्ट्र के हित में बात कर सकता है, आप अपने पसंद के लोगों को मत भेजिए। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इवन आई थिंक वी वांट टू सी अ रिस्पांसिबल ऑपोजिशन इन द कंट्री। व्हाट इज अ रिस्पांसिबल ऑपोजिशन सर? मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरह का ऑपोजिशन हो? मैंने तो आपको बता दिया एग्जाम्पल, जिस प्रकार के ऑपोजिशन लीडर्स अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी थे, उस वक्त भी देश हित में वो ज्यादा खड़े होते थे कंपेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। सर, आपको लगता है आज कोई जो क्या कहते हैं स्टेट पार्टीज है, उनमें से कोई लॉन्ग टर्म बन सकता है और दे कैन कम टू एन ऑपोजिशन लेवल? और पार्टीज तो टूट रही हैं। देयर वाज ओनली वन ऑपोजिशन लीडर, अ स्टेट लीडर हु कुड अलाइन हिमसेल्फ with national sentiments, or who could think beyond state politics and in the interest of the country, which was Naveen Patnaik. अब वो भी हार चुके हैं तो वो भी एक्टिव है नहीं उतना। But apart from that, जो है somewhere the present set of opposition leaders, especially जो स्टेट में एक्टिव रहे हैं, अब TMC तो पॉलिटिकल पार्टी कम थी, वो तो एक क्राइम सिंडिकेट की तरह ज़्यादा ऑपरेट करती थी। बाकी रीजनल पार्टी ज़्यादातर अब हमारे साथ है, जो ओरिजिनल जो एकनाथ शिंदे जी हैं, जो डेवलपमेंट में यकीन करते हैं वो हमारे साथ है। तो विपक्ष में आज मैं कहीं कोई होप ज़्यादा नहीं देखता हूँ।
और that is the reason why, you know, like everybody wants to come this side, which is making this side too numbers heavy. बट सर यहाँ पे भी कुछ कुछ कभी कभी कह दिया जाता है कि वॉशिंग मशीन चल रही है और क्लीनिंग हो रही है. ये वॉशिंग मशीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. वॉशिंग मशीन ये होता है कि राहुल गांधी केरल में जाते हैं, केरलम में, वहाँ CPIM को पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कहते हैं कि गोल्ड स्मगलिंग केस में पिनरई जो केरलम के CM है वो इन्वॉल्व थे, और उसके बाद दिल्ली में 10 दिन बाद आते हैं, दोनों साथ में बैठे होते हैं और कहते हैं कि अगले इलेक्शन में इंडी अलायंस बनकर हमें हराना है. वो वॉशिंग मशीन होता है. वॉशिंग मशीन वो होता है जहाँ TMC और कांग्रेस पूरे इलेक्शन में एक दूसरे को गालियाँ देती हैं, और अब जब TMC हारती है, अब TMC तो शायद वो ओरिजिनल TMC है ही नहीं, बिकॉज जो अब मैं खबरें सुन रहा हूँ पता नहीं ममता बनर्जी ही विलय कर ले, कांग्रेस ज्वाइन कर ले, बट हार के तुरंत बाद जो है वापस भाग के आती है ममता बनर्जी कांग्रेस के पास, कहती है कि इंडी अलायंस में मैं साथ हूँ, चलिए 2000. तो वॉशिंग मशीन तो ये होता है. देखिए कुछ केसेस में ये कहता हूँ राजनीति में आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष पर, और आरोप लगाए भी जाने चाहिए, बिकॉज एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन यू नो यू शुड इवन, आपको शक के आधार पर भी आप आरोप लगा सकते हैं और लगाना चाहिए, लेकिन अंततः अगर वो आरोप इन्वेस्टिगेशन में साबित नहीं हो रहे हैं, प्रमाणित नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप नेताओं का हमेशा बहिष्कार करेंगे? उन नेताओं को कहीं ना कहीं तो क्लीन चिट होगा ना. तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि अजीत पवार को आपने ले दिया, अरे एंटी करप्शन ब्यूरो ने दो बार उस केस को पूरी तरह से क्लोज किया था, उसके उपरांत हमने लिया था. हाँ, आरोप हमने लगाए थे, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आप विपक्ष पर आरोप नहीं लगाएं, प्रतिद्वंदी पर आरोप नहीं लगाएं. अब राजनीति का नेचर ही वो है कि आपको आरोप लगाने पड़ते हैं. सर आप तो सेंट्रल लीडरशिप के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं. What do you see as a big ticket vision for BJP in the next 15-20 years? How do you see? हम तो अगले 1000 दिनों में, मैं 4400 डेज पूरे हुए हैं, मुझे लगता है अगले 1000 दिन में आप कुछ ऐसे भव्य पैराडाइम चेंजेस, कुछ ऐसे भव्य ऐतिहासिक परिवर्तन देख सकते हैं जिसकी कल्पना देश ने नहीं की होगी. और कई ऐसे परिवर्तन तो हो ही चुके हैं. आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण हो चुका है, CAA आ चुका है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट. पीपल टेंड टू अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एक्ट्स. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन हमने किया, उसने एक बड़े स्तर पर जो लैंड ग्रैब चल रहा था वक्फ के एवज में, उसको रोका है. डिजिटलाइज किया इनकी प्रॉपर्टीज, ताकि आगे जो है वो एक हड़पने का काम ये नहीं कर सके. आने वाले 1000 दिनों में इंडिया माइट सी 2 or 3 पैराडाइम चेंजेस. अभी अप्रैल में एक बिल आया था, वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जिसको विपक्ष ने अपनी बौखलाहट में हरा दिया था, नहीं पास होने दिया था. संभवतः वो आएगा. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज लिंक्ड टू डिलिमिटेशन. पहली बार 1976 के बाद the total number of constituencies in Lok Sabha and assemblies might go up by 50%. जी. Imagine the number of young people, young leaders that is going to create. तो ये एक वेव आने वाला है 2047 विकसित भारत की जो कल्पना करते प्रधानमंत्री. अगर मैं डिटेल में कभी बात करना शुरू करूं तो 24 घंटे तो बहुत कम पड़ेंगे उसमें. तो I'm sure हम लोग और एपिसोड्स करेंगे इसके राउंड. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं देखता हूं, देखिए वी हैव अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. You know, the central, the state and the local bodies. आज से 12 वर्ष पहले जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते थे, कॉर्पोरेटर के इलेक्शंस, उसमें मैं शायद ही कोई प्रोफेशनल या वेल एजुकेटेड व्यक्ति को आता देखता था. एक छवि बन गई थी कि ये तो मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति का काम नहीं है. आज जब मैं देखता हूँ, even some people who have returned after studying abroad want to somewhere get started at a young age. 21 वर्ष की आयु में वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़े. They want to work their way up from the level of a corporator. And I think that's the best learning. Politics में जब तक आप अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और इकोनॉमिकली साउंड लोग, जिनको इकोनॉमिक्स की समझ है, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ हो, who have rounded वर्ल्ड व्यू एंड विजन, नहीं आते हैं जब तक ऐसे लोग, तब तक एक जो सोच परिवर्तन बड़े लेवल पे नहीं होगा. सर, जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है बीजेपी का, दैट वी हैव सीन दैट ऑर्गेनाइजेशनल पावर इज वेरी स्ट्रांग. आपने बोला 17 करोड़ के आसपास आपके कार्यकर्ता हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द ईथॉस व्हिच कीप्स द
ऑर्गेनाइजेशन प्रीटी बाइंडेड, क्योंकि हम जब दो बाहर से ईथोस देखते हैं, हैं, बहुत सिंपल है, दो ईथोस हैं। वन इज नेशन फर्स्ट, दूसरा इसी का एक्सटेंशन है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट। तो देखिए बहुत सारे लोग आपको यहाँ नजर आएंगे जो बहुत काबिल हैं, बहुत क्षमतावान हैं, लेकिन somewhere they have no grudges if they have not got what they aspire to, because they are very happy that the country is doing well, the country is safe, is in safe hands. कुछ ऐसे राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, you know, because politics at the end of the day you need to make positive changes in the country, you need to win. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हारा हुआ पॉलिटिशियन कभी चेंजेस नहीं कर सकता है। तो उस जीत के लिए कई बार आपको प्रिंसिपल्ड फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। आप कुछ समय के लिए आपको लगता है कि आप अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता है टू इंश्योर दैट द लार्जर गोल्स कैन बी अचीव्ड which otherwise may not be possible because numbers are a handicap. तो ऐसी स्थिति में भी अगर पूरी आस्था के साथ कोई व्यक्ति पार्टी का सपोर्ट करता है, तो मेरे ख्याल से तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको देयर इज अ वर्ड देव तुल्य, मतलब मेरे ख्याल से द पार्टी इज ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव सच कार्यकर्ता जो खुश हो नाराज हो, वो जीवन भर इसी पार्टी में रहेंगे। दूसरी पार्टी की तरह नहीं है जो विचारधारा, तो मेरे ख्याल से 95% ऑफ आवर पीपल, हो सकता है कि कभी वो नाराज हो तो वोट ना दे, लेकिन वो जानते हैं कि देश हित में बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो देश हित में रूटेड है, और इसीलिए वो वापस या वो यहीं इसको घर मान के घर वालों से नाराज हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो घर छोड़ेंगे नहीं आप। और ना ही घर वालों की बुराई करेंगे बाहर जाके। बिल्कुल। तो ये एक मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओवर ये एक केस स्टडी होगा कि इतनी बड़ी पार्टी इतने डिसिप्लिन के साथ, बिना किसी मनमुटाव मतलब बीच बीच में होते हैं, लेकिन एकजुट होकर परिणामों की प्राप्ति कर पाती है। देश के लक्ष्यों को, देश हित में जो लक्ष्य देश ने तय किए हों उसको अर्जित करने में अपना साथ निभा पाते हैं। ये अपने आप में एक आई थिंक इट्स अ ग्लोबल केस स्टडी। सर अब मैं आता हूं मेरे लास्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आप लोग ने काफी जो है बड़े चेंजेस किए। मोदी 2.0 में तो 370 का एब्रोगेशन हुआ, राम मंदिर का जो है वो आया, क्या कहते हैं, फाइनल जजमेंट आया, मंदिर बना, उद्घाटन हो गया, एंड समहाउ इन मोदी 3.0 सीट्स कम रह गई बीजेपी की। देवर अदर पार्टीज एंड देवर ऑलरेडी योर अलाइज, तो एक एनडीए सरकार बनी। पहले लोग कहते थे बीजेपी सरकार बनी, भले एनडीए सरकार बनी। आपको कभी सर ऐसा लगता है, या पार्टी को ऐसा लगता है, या लोगों को, पॉलिटिशियंस जो रूल कर रहे हैं, लीडर्स को ऐसा लगता है कि ये चीज अगर नहीं होती, या ये कुछ सिस्टमैटिक चीजें हमारे अपोज नहीं होती, तो हम और स्वीपिंग चीजें कर सकते थे? क्या ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो, या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं बड़े इश्यूज को और बड़े रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में इंडिया? देखिए, नंबर्स तो एक लिमिटेशन है ही। अब जैसे अप्रैल में जो है वो डिलिमिटेशन बिल केवल नंबर्स की वजह से नहीं आ पाया था। हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जब हर स्टेट को एक समान अधिकार दिया जा रहा है, सेम प्रो रेटा बेसिस पे सब स्टेट्स के सीट्स बढ़ेंगे, तो टीएमके और कांग्रेस पार्टी भी उसका साथ देगी। उन्होंने नहीं दिया, तो ये लिमिटेशन तो है डेफिनेटली। अब जैसे यूसीसी इज अगेन वन ऑफ द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स दैट वी हैव, और चूंकि वो राष्ट्रीय लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, हमने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरह से इनकरेज किया कि आप स्टेट पे लागू करिए। और आज उत्तराखंड, गोवा और गुजरात, ये 3 स्टेट्स लागू कर चुकी है, और बाकी स्टेट्स भी आने वाले समय में करेगी। सो दिस will pave the way for a UCC at the national level, for a consensus around UCC at the national level. तो नंबर्स जो हैं, नंबर्स का नहीं होना कभी कभी लिमिटेशन साबित होता है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे नेताओं की, विशेषकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दे हैव फाउंड अ वे आउट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम अगर 5500 डेज पे मिले, 4400 हो चुके हैं, अगर 5500 डेज पे मिले तो ऐसे कुछ और बड़े परिवर्तन होंगे जिनकी कल्पना आपने नहीं की होगी, और वो बहुत जल्दी होंगे क्योंकि 2029 इलेक्शंस अभी 3 साल दूर हैं, लेकिन अगर वो चेंजेस होने हैं तो उसको अभी से आपको वो 1100 दिन बाद हाँ, इलेक्शन आ ही जाएगा। तो नहीं, वो जैसे मान लीजिए डिलिमिटेशन होता ही है, तो दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी सच अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यू नो, रीसेटिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड 543 से अगर वो 50% इंक्रीज होते हैं, 817 820 होते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ वेरी कम्बरसम, अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज। तो वो शायद जो है अगर होते हैं तो बहुत जल्द आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सर, एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, कि फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ देयर लाइफ, देयर इन्वेस्टमेंट्स, देयर बिजनेस, देयर डिपेंडेंस ऑन दिस कंट्री, क्योंकि हम सब भी निर्भर हैं इस देश पे, हमारे करियर्स के लिए निर्भर हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए निर्भर हैं, हमारी ग्रोथ के लिए निर्भर हैं, तो हम क्या आपसे एक बड़ा की नोट लेके जाए यहाँ से, क्या बड़ा देखिए, takeaway लेके इंडिया जाएं? इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंडिया इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और जो युवा इस वक्त, जो जेन जी भी नहीं, जेन अल्फा होंगे, मेरे ख्याल से आज जो है उनके लिए एक अपार संभावनाएं, अपार अपॉर्चुनिटीज जो हैं आगे खुली हुई हैं। चैलेंज बस इतना है कि दे शुड ट्राई टू रिटेन देयर ओरिजिनलिटी। अगर मोदी जी हैं तो वो इसलिए बिकॉज उन्होंने एक कन्विक्शन के तहत वो आगे बढ़े। ही डिड नॉट ट्राई टू बी समबडी एल्स। तो कई बार जो हमारे युवा होते हैं वो, you know, they don't realize that they will have to carve a path for themselves. कई बार आप जब बचपन में या कॉलेज में आप लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप बिजनेस लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में पढ़ते हैं, आप लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ते हैं, अल्टीमेटली वो सब पढ़ने के बाद you will have to chart out your way. That is what makes you a leader, and that path could be a amalgamation of 3-4 different strategies, 3-4 different things which may have worked, which can lead to something more original. तो मेरे ख्याल से आज जब AI में देखता हूँ कि जब बच्चे 11-12 साल के बच्चे जब क्लॉड यूज़ करते हैं, जब वो, तो मेरा एक ही कंसर्न होता है और एक ही एडवाइस होता है कि while AI, you know, while AI has made things smarter, you must still try to be smarter than your smartphone. The smartphone should, while it makes things easy for you, it should not make you lethargic or lazy and not want to aspire. तो I think एक challenge है, I think वो constantly जो है parents को या mentors को वो evolving situation को monitor करना पड़ेगा, that's that, and but it's a fabulous time for the youth. and कुछ नेतागण हमारे कल्पना करते हैं कि जेन ज़ी सड़कों पर आएगी। हाँ, वो सड़कों पर आ रही है, लेकिन वो सड़कों पर आ रही है बिकॉज यू नो द इकोनॉमी इज़ बूमिंग एंड द इकोनॉमी इज़ रेजिलियंट। वो सड़कों पे आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू वर्क हार्ड। That's that. I think I've also worked with a lot of Gen Zs and I see a little different type of spark in them. मैं जब 20-21 साल का था versus आज मैं एक 20-21 साल के किसी बच्चे से मिलता हूँ, तो I think they have a very big vision. They have their access is very different, and the problems we faced in 1980s, 1990s after birth, और हमने जो चीजें देखी उसके बारे में वो शायद एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते। मेरा बेटा एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है कि कभी यूट्यूब होता ही नहीं था या टेक्नोलॉजी होती नहीं थी या स्पीड बफरिंग करके कोई वर्ड भी होता है टेक्नोलॉजी में। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज they have lived their last 10-15 years in a way where, especially look at the pace of development, you know, in the last 3 years with the advent of chat GPT and all, aapko jo hai, I mean, it's 100x better than Google. So if, you know, last 3 years has made life so much simple, imagine, you know, what things would be subsequently in the years to come. True. But yes, I mean, that also puts you at a challenge. Overload of information can lead to misuse of information. That is where, you know, the parental supervision, the mentoring of younger generation becomes very crucial. true. And that is where I would believe and I would insist, you know, that जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम business bonds, business partnerships में तो insist करते हैं, लेकिन I think, you know, somewhere we as a society we also need to focus on social bonds, on family bonds. I think stronger families will lead to a stronger economy.
Happier individuals will lead to a more productive work atmosphere. So that's that. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक आज आपने जो पॉइंट्स रखे वो बहुत वैलिड थे. Thank you, my pleasure. एंड मुझे लगता है आज के इस एपिसोड के बाद लोगों को एक क्लैरिटी आएगी कि पिछले कुछ सालों में क्या डेवलपमेंट हुई है, कहाँ भारत था, कहाँ भारत है और कहाँ हम जा रहे हैं. विकसित भारत जो हमारा एक जॉइंट एक effort है. एडवाइस और मैं देना चाहूंगा. जस्ट लाइक पीपल स्टेड अवे फ्रॉम ब्रूम, दे ऑल्सो नीड टू स्टे अवे फ्रॉम कॉकरोचेस. आई थिंक वो हमने इस बार के जंतर मंतर पे देख ही लिया कि क्या हुआ है. बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट थिंकिंग कि हम आके कुछ रोड पे करेंगे या कुछ तहलका मचाएंगे, ऐसा करेंगे. आई थिंक हम अपने बिजनेस लाइफ में या एंटरप्रेन्योरशिप में तहलका मचाएं, जॉब्स में तहलका मचाएं, बिल्कुल. वहां अच्छा काम करें तो दैट विल यील्ड And बेटर रिजल्ट्स फॉर वहाँ पे एवरीवन. आप एज अ मेंटर you're playing a very big role for the younger you so much. generation. So I'm sure your podcast must be inspiring many other professionals in different spheres to take to podcast to spread their message. So Thank you, I sir. think ये creators economy का एक solid मिसाल है संजय जी. थैंक यू सर. जो ऑरेंज इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं. और जब मैं इस तरह के पॉडकास्ट में आता हूँ, मैं तो रोज़ टीवी पे बैठता ही हूँ, लेकिन एज अ इन अ वेरी टारगेटेड वे मैं कोशिश करता हूँ कि 3 या 4 पॉडकास्ट महीने के करूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. So, last month I went for a podcast where, the lady was 22 years. The girl was just out of college. And it was her first political interview. So I was very skeptical कि, सवाल कैसे पूछेंगे. But I think, with the amount of research that she had come up with, it instills a lot of confidence in when Prime Minister talks about the orange economy. I think I see that booming through individuals like you, through... Yes, sir. Thank you so much. And this budget, when it was announced, we were very happy because we see it as a consistent way of making entrepreneur and also a way of, because sir, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम एक छोटी सी एंटरप्राइज रन करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, मेरे खुद की, और उसी में सर आज हमारे पास 18 लोग हैं जिनको सैलरीज मिलती हैं, जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम पीपल, फुल टाइम है, कुछ 10-20% पार्ट टाइम भी होंगे, 2 जगह 3 जगह काम कर रहे होंगे. सर माय एडिटर, मतलब आई जस्ट गिव यू अ स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज फॉर एवरीवन टू लिसन. जिसको मेहनत करनी होती है वो कहाँ पहुंच सकता है. व्हेन ही जॉइंड मी सर, ही वाज 17 इयर्स ओल्ड और 17 साल का था, और उसने मेरे साथ स्टार्ट किया कि मैं आपसे एक वीडियो करूंगा सर, और मुझे पता भी नहीं, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था. मेरे पास कोई था नहीं उस टाइम एडिटर, तो मैंने चल तू ही कर ले, तो कर ले. ही यूज्ड टू चार्ज मी 400 रुपीज पर वीडियो, फॉर शॉर्ट वीडियो. ही यूज्ड टू चार्ज मी 400 रुपीज. 17 ईयर ओल्ड. उसको इतना डर लगता था पहली वीडियो करने के बाद, बोलता सर पैसे भेज दो फिर मैं अगली वीडियो करूंगा, बिकॉज उसको पता नहीं पैसे, आदान प्रदान नहीं पता था. एंड टुडे ही इज विद मी सर. And how old is he? He is 19 now, 2 years old, 2 साल निकल चुके हैं, and he is making 55 to 60,000 rupees per month. Wonderful. Only by the orange economy. And because he's an editor. simultaneously studying also. He's studying, he's doing his education. वो 2 साल में पढ़ाई पूरी कर लेगा. इतनी खुशी होती है कि मेरी टीम में आज करीबन 15 से 20 लोग हैं जिनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, इनकम प्रोवाइड करते हैं, और मैंने भी 16-18 साल जॉब किया है. So after doing 16 to 18 years of job, now doing this, it feels very pride moment that I'm able to provide employment instead of asking for employment. But as an entrepreneur, and especially somebody invested in the orange economy, I'm sure your growth, आप मतलब जितना पिछले 3 सालों में ग्रो किए होंगे, कॉर्पोरेट में उतना 16 सालों में मुश्किल हो जाती है. But thank you so much sir for coming to Sanjay Kathuria podcast and clarifying so many things. और I'm sure हम और भी आपके साथ episodes Thank you so much. Thank you. तो guys, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, यानी इस एपिसोड को आपने कंप्लीटली देख लिया है, अब कुछ पॉइंटर्स हैं. अब आपके माइंड में जो और क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और किस गेस्ट को मैं बुलाऊं जिससे मैं पॉलिसीज के बारे में बात कर सकूं, ताकि हमें भी पता चले कि भारत सरकार पॉलिसीज के बारे में सोचती कैसे है. मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए. वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि विकसित भारत 2047 में उनका योगदान क्या हो सकता है. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना. दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संजय कथुरिया पॉडकास्ट. जय हिंद, जय भारत.